हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शिक्षा कंपटीशन। और आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है गुप्त साम्राज्य और गुप्तोत्तर काल। यानी कि गुप्त साम्राज्य फर्स्ट और सेकंड करके जो दे रखा है आपके सीटेट के टॉपिक में, तो वो दोनों मैंने एक साथ यहाँ पर रखे हैं क्योंकि दो दो वीडियो की इसमें नहीं लगता था। जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो दोनों से क्वेश्चन यहाँ पर रखे गए हैं। आप पूरी वीडियो ज़रूर देख लेना। और अगर आपने मेरी लास्ट वीडियोज़ नहीं देखी हैं सीटेट लेवल 2 जो 6 to 8 का होता है पेपर 2, तो उसमें जो टॉपिक दे रखे हैं इससे पहले वो मैं करा चुकी हूँ और उनको आप प्ले लिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। बाकी आप ज्योग्राफी अगर इसी उसके लिए पढ़ना चाहते हैं तो ज्योग्राफी की भी पूरी प्ले लिस्ट बनी हुई है। और इसके अलावा आप हिंदी साहित्य की अगर तैयारी करना चाहते हैं या सीटेट के पेपर में जो क्वेश्चन आते हैं तो वो भी आप हिंदी साहित्य के नाम से जो प्ले लिस्ट है उसको आप देख सकते हैं। बाकी यूजीसी नेट और जेआरएफ की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए यूजीसी फर्स्ट टू 10 तक जो यूनिट हैं वो मैंने कवर करवा रखी हैं, उन वहाँ से आप देख लेना। बाकी आपको जो पेपर फर्स्ट है उसका भी वीडियो जल्दी ही मिल जाएगा। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। बच्चे देख लेते हैं लेकिन एक सेकंड का ज़रा एफर्ट नहीं करते, ज़रा सा सब्सक्राइब नहीं कर सकते। बड़ा ही बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, फिर आगे वीडियो बनाने का बिल्कुल दिल नहीं करता। तो थोड़ा सा मोटिवेशन आप हमें भी दीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चंस की तरफ। गुप्त साम्राज्य और गुप्तोत्तर। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी हम इनको बहुत इजी इजी दिखने वाले क्वेश्चंस को हम पेपर में क्या होते हैं भूल जाते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, नालंदा विश्वविद्यालय को का जो विध्वंस है वो किसने किया था, तो इन सब चीज़ों को भी आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, तो कुमार गुप्त कौन थे? कुमार गुप्त जिन्होंने स्थापना करवाई थी। गुप्त साम्राज्य का मुख्य अधिकारी कौन होता था? ये होता था दंडपासिक। गुप्त साम्राज्य का जो मुख्य अधिकारी होता था उसे बोलते थे क्या? दंडपासिक। ग्राम समूहों की छोटी इकाई क्या थी? यानी कि गुप्त काल में जो ग्राम समूह होते थे उनकी छोटी इकाई को क्या कहा जाता था? उनको कहा जाता था पेट है। मतलब क्या कहा जाता था? पेट कहा जाता था, पेट। ठीक है। गुप्त साम्राज्य की सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई क्या थी? गांव के समूह पेट कहलाते थे, लेकिन सबसे बड़ी जो प्रादेशिक इकाई थी उसको देश कहा जाता था उस टाइम पर। गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किसने करवाया था? यहाँ पे ये नहीं पूछा है कि सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था। निर्माण तो पहले कोई करवा चुका था, लेकिन कहते हैं जब टूट फूट हो जाती है तो उसकी रिपेयरिंग करवाना, पुनरुद्धार करवाना, तो ये किसने करवाया था? स्कंदगुप्त ने करवाया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। गिरनार पर्वत पर स्थित है। शाव किसका राजकवि था? तो शाव, ये प्रीवियस क्वेश्चन है इसमें मोस्टली, तो आप ये ना सोचें कि ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, ये प्रीवियस क्वेश्चन ही है। मैंने अलग अलग जो एग्ज़ाम में आते हैं वहाँ से एक टॉपिक को मैंने कलेक्ट किया है, तब आपके सामने लेकर के आई हूँ। आपने हो सकता है ये टॉपिक अभी पहले पढ़ लिया हो क्योंकि सीटेट का पेपर तो बहुत पास में आ रहा है। और बाकी आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें भी ये टॉपिक आते हैं तो ये प्रीवियस क्वेश्चंस जो प्रीवियस बुक होती हैं वहाँ से कलेक्ट किए गए हैं, तो आप चिंता ना करें, इसी टाइप के क्वेश्चन अब भी पूछे जाते हैं। शाप किसका राजकवि था? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय का राजकवि था। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? बहुत ही फेमस क्वेश्चन है लेकिन फिर भी बहुत लोगों को नहीं पता होगा। इसका आंसर है समुद्रगुप्त को। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता था? समुद्रगुप्त को। सती प्रथा का प्रथम अभिलेख साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये हुआ है एरन अभिलेख से। कहाँ से? एरन अभिलेख से प्राप्त हुआ है सती प्रथा का, यानी कि पहले सती प्रथा थी गुप्त काल में, तो ये किससे पता चलता है? एरन अभिलेख है, वहाँ से पता चलता है। किस गुप्त शासक ने हूनों पर विजय प्राप्त की है? तो हूनों पर विजय प्राप्त की थी स्कंदगुप्त ने। गुप्त साम्राज्य की स्वर्ण मुद्रा को क्या कहा जाता था? ये कहा जाता था दीनार। क्या कहा जाता था? दीनार कहा जाता था गुप्त साम्राज्य की स्वर्ण मुद्रा को। ठीक है, स्वर्ण मुद्रा को कहा जाता था, यानी कि सोने की जो मुद्रा उन लोगों ने प्रिंट करवाई थी उसको बोला जाता था दीनार। भारतीय दर्शन की प्रारंभिक शाखा कौन सी है? तो ये है सांख्य दर्शन। भारतीय दर्शन की प्रारंभिक शाखा पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? प्रारंभिक शाखा, तो ये सांख्य है।
भारत में आस्तिक तथा नास्तिक संप्रदायों में कौन सा विभेदक लक्षण है? यानी आस्तिक और नास्तिक दोनों संप्रदायों को क्या चीज़ अलग करती है? तो वेदों की प्रामाणिकता में आस्था। वेदों की प्रामाणिकता में जो लोग आस्था रखते हैं वो समझ लो आस्तिक है, और जो आस्था नहीं रखते हैं वो नास्तिक है। यानी कि जो भगवान में विश्वास करते हैं, भगवान में यानी कि मूर्ति पूजा में, और भगवान में हम विश्वास करते हैं, बहुत से लोग हैं जो पूजा पाठ में विश्वास करते हैं, उन्हें आस्तिक कहा जाता है। और जो पूजा पाठ में बिल्कुल विश्वास नहीं करते, कभी मंदिरों में नहीं जाते, मंदिर मस्जिद में, और इस तरह से वो बिल्कुल क्या होते हैं, जो कबीर के अनुयायी होते हैं उनको बोलते हैं नास्तिक। ठीक है, जो निर्गुण भगवान को पूजते हैं। सारनाथ की भूमि स्पर्श मुद्रा वाली बुद्ध प्रतिमा कब से कलंकित है? तो एक गुप्त काल से ही कलंकित है। सारनाथ की जो भूमि है स्पर्श मुद्रा वाली, कैसी है? स्पर्श मुद्रा वाली बुद्ध प्रतिमा। ठीक है, बुद्ध की प्रतिमा है स्पर्श मुद्रा वाली, तो ये कब से कलंकित है? ये गुप्त काल से ही कलंकित है। दास मुक्ति ने अनुष्ठान का विधान सर्वप्रथम किसने किया है? तो से दास मुक्ति से अनुष्ठान का जो विधान है वो सबसे पहले किया था नारद ने। किसने किया है? नारद ने किया है। कालिदास द्वारा रचित मालविका अग्निमित्रम का नायक कौन है? तो ये अग्निमित्र, मालविका अग्निमित्रम। ठीक है, ये दो लोगों को लेकर के लिखा गया नाटक है जो कालिदास ने लिखा था। तो इसमें मालविका है और कौन है? अग्निमित्र है जो इसका नायक है। मालविका इसकी क्या है? नायिका है। बघेल राजवंश की प्राचीनतम राजधानी कौन सी थी? तो ये थी बांधवगढ़। कौन सी थी? बांधवगढ़ थी। बघेल राजवंश की प्राचीनतम राजधानी थी बांधवगढ़ में। सम्राट हर्षवर्धन ने दो महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन कहाँ किया था? तो ये किया था कन्नौज एवं प्रयाग में। सम्राट हर्षवर्धन जो थे उन्होंने दो महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन कहाँ किया था? कन्नौज एवं प्रयाग में किया था। किसने 4 अश्वमेध यज्ञों का संपादन किया था? तो 4 अश्वमेध यज्ञ किसने करवाए थे भाई? तो ये करवाए थे प्रवरसेन प्रथम ने। प्रवरसेन प्रथम, ये जो प्रथम और द्वितीय जिनके पीछे लग जाता है ना, इनको तो बिल्कुल दिमाग में ना अच्छे से प्रिंट कर लिया करो, ताकि भूलने का कोई चांस ही ना रहे। क्योंकि जो प्रथम और द्वितीय है ना, ये कई बार हमको क्या है कि याद होते होते भी कन्फ्यूजन में डाल देता है और हमारा क्वेश्चन बहुत गलत करवाते हैं ये लोग, है ना। तो क्या ज़रूरत थी एक ही नाम को बार बार रखने की? आजकल तो ऐसा नहीं रखते एक ही पीढ़ी में कि एक ही नाम को बार बार रखते चले जाओ, लेकिन पहले ऐसा होता था, है ना। जो कोई भी राजा जो फेमस हो जाता था और उसका कोई पीढ़ी में पोता पर पोता उसका नाम भी क्या रख देते थे? वही सेम नाम रख देते थे, द्वितीय तृतीय करके। तो इनको आप अच्छे से याद रखना। कदम्बों की राजधानी बनवासी कहाँ पर स्थित थी? तो ये थी गोवा में। कहाँ पर थी? कदम्बों की राजधानी थी बनवासी, कहाँ पर स्थित थी? ये गोवा में थी। मौखरी शासकों के किस अभिलेख में से किस में जलियान का उल्लेख मिलता है? ये मिलता है असीरगढ़ मुद्रा लेख में। मौखरी शासकों के किस अभिलेख में से किस में जलियान का उल्लेख मिलता है? ये मिलता है असीरगढ़ मुद्रा लेख में। पुंडवर्धन भुक्ति कहाँ अवस्थित थी? तो ये थी उत्तर बंगाल में। ये प्रीवियस क्वेश्चंस हैं जो जीआईसी और अल्टी ग्रेड वगैरह इस टाइप के उसमें पूछे गए थे, तो वहाँ से मैंने इनको उठाया है, इसलिए आप चिंता ना करें, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सभी। पुंडवर्धन भुक्ति कहाँ अवस्थित थी? उत्तर बंगाल में है। देखो, वैसे जानती हूँ मैं कि जो पेपर है उसका बहुत पास आ गया है टाइम, और इस टाइम पर बच्चे जो है प्रैक्टिस सेट करना पसंद करते हैं। लेकिन अगर आप मेरी मानो तो आप एक एक टॉपिक को अगर अच्छे से कवर करोगे तो वहाँ से फिर जो कंफ्यूजन का जो चांस रहता है ना वो कम रहता है। और आप जब प्रैक्टिस करते हैं सभी को मिला करके, अच्छी बात है, वो वीडियो मैं भी लेकर के आऊँगी, लेकिन 1 तारीख से मैं 5-6 प्रैक्टिस सेट आपको दे दूँगी। बाकी ये जो टॉपिक वाइज आप करते हैं ना, इसमें कन्फ्यूजन का चांस कम लगता है, मेरे अकॉर्डिंग तो कम रहता है। मैं ज़्यादातर ऐसे ही तैयारी करती हूँ, करती थी, अब तो नहीं करती। तो चलते हैं आगे। आर्थिक उपयोगिता के आधार पर सिल प्रकट की जमीन कैसी होती थी? तो ऐसी भूमि जो जोतने योग्य ना हो। आर्थिक उपयोगिता के आधार पर अगर हम बात करें तो सिल किस जमीन को कहा जाता था? तो सिल कहा जाता था उसको जो जोतने योग्य ना हो। सिल हमारी भाषा में कुछ और ही होता है,
जिस पर हम क्या पीसते हैं, चटनी पीसते हैं अपने घरों में। तो शायद सभी भारतवासियों के यहाँ पे तो मिल ही जाएगी, और जो ज़्यादा ही टेक्निकल है या फिर ज़्यादा ही मतलब बड़े बड़े शहरों में रहने वाले शायद उनके घरों पे ना हो, ऐसा हो सकता है। लेकिन सिल जो ज़मीन थी उसको वो जोती नहीं जाती थी, मतलब वहाँ पे फसल नहीं पैदा होती थी, वो बंजर भूमि थी, उसको सिल कहा जाता था। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? तो ये था हरिसेन। किसका? समुद्रगुप्त का भाई, जिसको नेपोलियन कहा जाता था। परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन हुआ? तो ये भी समुद्रगुप्त ही हुए, है ना। परम भागवत, किसकी? परम भागवत की उपाधि इन्होंने धारण की थी। गुप्तकालीन दशावतार मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ये है देवगढ़ में, जो कि ललितपुर उत्तर प्रदेश के अंदर पड़ता है। गुप्तकालीन दशावतार मंदिर अगर कभी घूमना हो तो जाके घूम लेना, वो देवगढ़ देवगढ़ में पड़ता है, जो कि यूपी के अंदर है। तो ये हमारे गुप्त साम्राज्य के कुछ क्वेश्चन हैं। आई थिंक आपको अच्छे लगेंगे, और आपके लिए सबसे बड़ी बात है, अच्छे लगने वाली बात नहीं है, सबसे बड़ी बात है आपके लिए हेल्पफुल होने चाहिए। यहाँ से आपको क्वेश्चन मिलने चाहिए, तभी कोई भी जो वीडियो होती है या फिर जो भी क्वेश्चन होते हैं वो सक्सेस होते हैं। तो चलती हूँ, आज के लिए टाटा बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी ही मिल जाएगी, लेकिन प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बार बार रिक्वेस्ट करती हूँ आपसे, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना। धन्यवाद।